हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं फिर संस्कार वैली की तरफ से मैं पंकज दुबे चैप्टर लेकर आया हूँ लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का एंड टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर हम बात करें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना है, CO2 कैरी करके बाहर ले आना है, हॉर्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वेस्ट मटेरियल है और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आप अपने रेस्पिरेशन में देखा कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को और ब्लड ही CO2 को लेकर आके रिमूव कराता है। वेस्ट मटेरियल हो, चाहे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो ये ले जाने के लिए देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म, देयर हैज़ टू बी a certain substance or any system which must be present and that system is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है एक जगह से किसी चीज़ को कैरी करके दूसरी जगह ले आना, ट्रांसपोर्ट करना मतलब उसका। और अब हम ये देखेंगे, एक्चुअली हमें इसमें केवल प्लांट्स और एनिमल्स की बात करनी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और वो किस मैकेनिज्म से होता है, उसका मैकेनिज्म ही समझना है कि वो कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो पहले हम प्लांट में समझते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में बहुत ही कम लिमिटेड चीज़ों का ट्रांसपोर्ट है। तो CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर दीज गैसेस गेट वेरी इजीली बाय फ्रॉम दैट इज स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, वेरी इजीली दे गेट डिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को CO2 और ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अब इसका ट्रांसपोर्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज आपने रेस्पिरेशन में देख लिया है कि स्टेम से अलग, स्टेम अपना अलग रेस्पिरेशन कर लेती है और ऑक्सीजन ले लेती है, लीफ अपना अलग ले लेती है और रूट्स अपना अलग ले लेती हैं। तो हमें CO2 और O2 के लिए ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी ईजिली हो जाता है। ऑब्वियस ऐसा कोई खास मैकेनिज्म भी नहीं है। प्लांट्स में जो हमें ट्रांसपोर्ट, जो प्लांट जो ट्रांसपोर्ट करता है एक्चुअली वाटर एंड मिनरल, और ये साथ में होता है, वाटर के साथ मिनरल रहता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट। प्लांट में एक्चुअली में फूड के साथ कुछ यहाँ पर हॉर्मोन्स भी होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट। वो हमें मेनली वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट ही देखना है कि यही दो चीजें हैं एक्चुअली जो फूड में, जो प्लांट में ट्रांसफर होती है, जो ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो किस तरीके से ये होती हैं अब हमें यही देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो मैंने कहा कि वाटर में मिनरल डिसॉल्व है, डिसॉल्व स्टेट में पहले से प्रेजेंट रहता है। तो वाटर पहुंचेगा तो मिनरल तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो अब हमें यही देखना है कि कौन सी वो मशीनरी है। तो वाटर और मिनरल के लिए जाइलम रहता है और फूड के लिए फ्लोएम रहता है। तो ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट। वाटर और मिनरल को स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू, इन्हें वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, जाइलम, और फूड के लिए फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करने का मेनली परफॉर्म करते हैं वर्क। तो अब हमें पहले वाटर का ट्रांसपोर्ट समझना है और फिर हमें फूड का ट्रांसपोर्ट समझना है। एक बार हमने समझ लिया तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन प्लांट में खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और वर्किंग ऑफ हार्ट को पूरा समझना है। लेकिन पहले हम इस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाउ वाटर एक्चुअली गेट ट्रांसपोर्टेड। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट मैंने यही बताया किससे होता है, अ स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच इज नोन एज जाइलम। एंड बिकॉज वाटर कंटेन्स मिनरल आल्सो, और मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आल्सो, सो दैट थिंग वाटर और मिनरल तो साथ में चले जाएंगे। तो ये पूरा काम किसका है, जाइलम का है। जाइलम में दो खास किस्म की सेल है, जाइलम वेसल एंड ट्रैचेट्स। वेसल्स और ट्रैचेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। और थोड़ा वेसल्स और ट्रैचेट्स के बाद में बात कर लें तो दीज आर बोथ ऑफ देम आर डेड सेल्स। ये डेड सेल्स हैं। वेसल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर विद देयर एंड वॉल्स फ्यूज्ड। ये इस तरह का पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वेसल्स की बात कर रहा हूं मैं, जाइलम वेसल्स की। तो ये लंबी लंबी पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसके एंड वॉल्स यहाँ पे थोड़े से ब्रोकन रहते हैं, so that water can move from this cell to this cell, this cell to this cell, and this cell to this cell, और एक असेंडिंग कॉलम बन जाता है
so that water can very easily move from the root to the topmost part of the plant. So these are called xylem vessels. Dead cells, their walls are made up of cellulose and mainly lignin. Lignin का बना होता है. That's why xylem is also sometimes called wood, because lignin makes it very hard. Lignin एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है और इसका पूरा सेल वॉल मेनली लिग्निन का बना होता है. एंड दीज आर डेड सेल्स. अब ट्रेचेट्स की थोड़ी बात कर लें. तो ट्रेचेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है. दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स one by one. Their end walls are not fused, but they have pits for the transport of water. They have these small pores or openings which are called pits, and shape is spindle. They are also dead cells and which helps in transport of water and minerals. तो हमने देखा कि vessels और tracheids, these are the special tissues which help in conduction of water from the root to the topmost part of the plant. Now we have to see at the actual mechanism, how it actually occurs, and what are the cells and tissues which are involved in transportation of water from the root to the topmost part of the plant. Let's have it. हमने जरा इसको सेल के लेवल पे समझना है. That what are the actual cells which are actually involved in that. So suppose this is the stem. These are here. These here are present. These are the leaves. But we have to concentrate our focus here first of all. These are the roots, and these are suppose the root hair. This is the root hair. So root hair is actually made up of, first of all, the outermost cell, outermost layer of cell, and that is only a layer made up of only single cell. That outermost layer, which is called epidermis, it is made up of a layer of cell, and that layer of cell is only one cell thick. One cell thick. एक ही सेल की लेयर है, मतलब एक ही लेयर है एपिडर्मिस, जो कि उसमें केवल that is made up of only one cell. तो एपिडर्मिस के बाद जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक सेल्स हैं, ये सारी सेल्स जो मैं बना रहा हूँ, from here till here, these are called cortex और cortical cells. This 1 2 3 4 these यहाँ तक जो cells हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? cortex और cortical cells. फिर हम पहुँचते हैं यहाँ पर. This cell is little bit different. This is called endodermis. सबसे पहले आपको मालूम है root hairs are present. रूट में root hairs होते हैं, and root hairs are made up of very thin layer, very one cell thick layer, that is called epidermis. Epidermis की बनी होती है root hair, and you know that root hair is in contact with water and minerals present in the soil. ये root hairs इतनी पतली होती है, these are hair like structure, बिल्कुल बालों जितने पतले ये root hair होती है, और they are well in contact with soil and water and mineral present in the soil. तो ये root hairs बिल्कुल पतले जमीन में चले जाते हैं और ये अपना कांटेक्ट बना लेते हैं सॉइल से, और सॉइल से बन गया तो वाटर और मिनरल से भी बन जाता है. तो यहाँ पर बनता है. अब क्या होता है, और यहाँ ये वाली सेल थी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद यहाँ से स्पेशल सेल शुरू होती है. इसको कहते हैं हम रूट जाइलम. ये रूट जाइलम आगे चल के ये यहाँ जाती है. यहाँ बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स, इन्हें कहते हैं स्टेम जाइलम. और फिर स्टेम जाइलम यहाँ पर इसमें लीफ में टर्न ले लेते हैं, और फिर लीफ में क्या कौन सा जाइलम मिलता है? लीफ जाइलम. बात समझ में आई आपको? तो सबसे बाहर रूट हेयर पर पाया जाता है एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस इज इन कांटेक्ट विद सॉइल एंड वाटर. तो यहाँ पे डिफ्यूजन के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर फर्स्ट एंटर इनसाइड द रूट हेयर, इस एपिडर्मिस में, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर. This cortex region, after process this cortex region, it comes to endodermis. Water and mineral comes here, and after coming reaching endodermis, they just enter into root xylem, and then this process takes place. Root xylem, from root xylem to stem xylem. These are the cells of stem xylem, ascending cells of stem xylem, and after stem xylem, they just bifurcate into or branch it into leaf xylem, which are present in leaf, and water reaches till each and every part of the plant. So these are the cellular level: epidermis, cortex, endodermis, root xylem, stem xylem, leaf xylem,
and water reaches to the topmost part of the plant. Now the question arises is from where that pressure comes that takes the water from the leaf, from the root to the topmost part, because some plants are very tall. So how that pressure is generated which can take that water from this lowest part to this topmost part leaf. इतना प्रेशर कहाँ से आता है? पेड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि उतनी हाइट तक ये पहुंच जाए. सो इसका भी मैकेनिज्म है, एंड दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ, इसका रीजन है ट्रांसपीरेशन. बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन a special force is generated that is called transpirational pull, and this pressure is responsible for ascending of water from the root to the leaf. ये pressure transpirational pull लेकर जाता है. पहले transpiration समझ लें. Transpiration is loss of water due to heat of the sun from stomata. बात समझ में आई? पानी का evaporate होना because of sun's heat from where? Stomata which are present in leaf. That process is called transpiration. दिन में धूप तो रहेगी, दिन में धूप रहेगी, गर्मी पड़ेगी तो वाटर तो जाहिर सी बात है इवेपोरेट होगा ड्यू टू सन's heat. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. अब ये ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, अब इसे ज़्यादा ध्यान से समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोमेटा में जब पानी उड़ के ऊपर जाएगा, ये इवेपोरेट होता हुआ पानी है, दिस विल क्रिएट अ टेंशन हियर. ये एक शॉर्टेज क्रिएट करेगा यहाँ पर. किसकी शॉर्टेज? वाटर की. Because water is being continuously evaporated due to the heat of the sun, so it creates a kind of pressure here, a kind of tension. But due to very low water present here, a very low pressure is there. पानी क्योंकि कम कहाँ पर है? पानी कम यहाँ पर है. पानी ज्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है, रूट्स में. रूट में पानी खूब है क्योंकि रूट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल ओनली, और सॉइल ही तो सोर्स है वाटर का. तो यहाँ पानी खूब है, नीचे पानी खूब है. Because of that there is a high pressure exists in roots. Roots में यहाँ पर खूब हाई प्रेशर है बिकॉज यहाँ पानी खूब है. बट यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है बिकॉज अब क्या हुआ है, यहाँ पानी लगातार इवेपोरेट कर रहा है और उसकी वजह से एक टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रखी है. उसी ने अब पानी के लगातार इवेपोरेट होने को, यहाँ पर पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है. देन लीफ इज जस्ट ट्रांसफरिंग दैट प्रेशर, दैट कि हमें और पानी चाहिए. तो प्रेशर वो सिग्नल यहाँ पर आता है और उसकी भरपाई करने के लिए उड़ गए जो पानी जो उड़ गया, जितना पानी वाटर लॉस हो गया, उस पानी को फिर से आने के लिए नीचे से और पानी एब्जॉर्ब होता है, और नीचे से और पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये और यहाँ पानी पहुँचता है, वो फिर इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर यहाँ से पानी पहुँचता है. तो एक सक्शन प्रेशर, पुल क्या होता है? पुल इज अ काइंड ऑफ फोर्स, खींचने वाला फोर्स है. तो एक खींचने वाला फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाता है बिकॉज हाई प्रेशर एग्जिस्ट हियर एंड लो प्रेशर एग्जिस्ट हियर एंड वाटर आल्सो मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ से वाटर असेंड करता हुआ यहाँ तक जाता है और लगातार यहाँ पर वाटर की सप्लाई बनाए रखता है. आई थिंक आपको ये पूरा मैकेनिज्म वाटर ट्रांसपोर्ट का समझ में आ गया होगा. नाउ फूड ट्रांसपोर्ट. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट देख ले. और जब फूड के ट्रांसपोर्टेशन को एक और वर्ड से जानते हैं हम, इसको एक और नाम से जाना जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन. तो उसको हम ट्रांसलोकेशन नाम से भी जानते हैं. अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें भी दो सेल्स, ओनली टू सेल्स आर इन्वॉल्व, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. तो जरा सा इनके बारे में देख लेंगे हाउ देयर स्ट्रक्चर लुक लाइक्स. तो ये हो गई सीव ट्यूब्स, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, और ये आपको साइड में दिख रही है, ये साइड में, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स. Companion means friend. So sieve tube and companion cell actually they are friend only because sieve tube के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और भी कई चीजों की कमी होती है sieve tube के पास. और ये जो आपको ये जो पार्टीशन दिखाई कहते हैं, इसे कहते हैं sieve plate,
SIEVE, सीव प्लेट। और ये जो सेल है कहते हैं सीव ट्यूब। और ये जो साइड में है जो क्या कहते हैं कंपेनियन सेल। अब मैं बता रहा था कि सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कई चीज़ों की कमी होती है, कई चीज़ों की शॉर्टेज होती है, एंड वो कमी वो सब चीज़ें कौन पूरी करता है, वो सब चीज़ें कौन देता है सीव ट्यूब को, ये कंपेनियन सेल। मतलब एक तरीके से हेल्प करता है। कंपेनियन तो अपना फ्रेंड ही होता है, तो ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करती है, जो भी न्यूट्रिएंट जो भी कुछ चीज़ें उनको चाहिए पड़ती हैं वो ट्रांसफर कर देती है सीव ट्यूब को। सो सीव ट्यूब्स कैन लिव, इसलिए सीव ट्यूब भी लिविंग है और जिंदा रहती है। बात समझ में आ रही है कि सीव ट्यूब का अपना न्यूक्लियस नहीं है। तो ये तो हो गया सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का। दीज टू सेल्स मेनली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और आपको यहाँ पे प्लेट दिख रही है, ये लाइनिंग, इस प्लेट ये बीच में ब्रोकन है, इसमें पोर्स नहीं है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, पोर हैं, इसको हम कहते हैं सीव प्लेट। ये आपको दिख रहा है, ये पार्टीशन पूरा ऐसा 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 ऐसा, इसे हम क्या कहते हैं सीव प्लेट। बात समझ में आ गई। और इन्हीं के बीच में से, इसी में से जो गैप आपको दिख रहा है, इसी में से फूड क्या होता है ट्रांसपोर्ट करके 1 बाय 1 एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल आता है। बात समझ में आ रही है। अब तो हमने देख लिया ये दो सेल है मेनली, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये लिविंग सेल्स है और इनका काम है फूड ट्रांसपोर्ट होने में। अब इसके आगे की बात देख लें कि फूड ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो इसका केवल इतना सा काम है, फूड ट्रांसपोर्ट में आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा काम है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था वो तो एनर्जी नहीं लेता, लेकिन फूड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। बिकॉज फूड कहाँ बनता है लीफ में, और लीफ में से जब फूड बन के फ्लोएम में लोड होता है सीव ट्यूब में, एक्चुअली सीव ट्यूब में जब फूड लोड होता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, दैट प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी और एनर्जी, उसमें एनर्जी लगती है। तो इट्स एनर्जी एक्सपेंडिंग प्रोसेस। अब इसमें लोड हो गया फूड, अब इसमें क्या होता है वाटर आता है अगल बगल सेल से, यहाँ से इसमें फूड तो उसमें लोड हो गया, अब अगल बगल से कहीं वाटर भी आ गया, वाटर आने के कारण क्या हो गया इसमें हाई प्रेशर, and these lower cells they are at low pressure. So food which is prepared in leaf gets transported from its high pressure to low pressure areas. तो इस तरीके से फूड हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय फ्लोएम, बाय दिस सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, मेनली दिस इज द रोल ऑफ दिस सीव ट्यूब्स। तो and that process is also called translocation. So I think now you have an idea of that how food and water gets transported in plants. Now transportation in humans. अब ह्यूमन बींग्स की बात कर लें कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, न्यूट्रिएंट्स हो, फूड मटेरियल हो, सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है ब्लड का। ब्लड इज अ हाईली विस्कस लिक्विड, 7 pH स्लाइटली एल्कलाइन, 7.4 pH रहता है इसका, और इट कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट, द सेल्यूलर पार्ट एंड द प्लाज्मा। सेल्यूलर पार्ट consists of 45% of blood is its cellular part, means white blood cells, red blood cells and platelets, which makes 45% of the blood, and rest 55% which is actual matrix or the ground material is the plasma of the blood. तो 45% सेलुलर पार्ट होता है, 55% ये होता है। फंक्शन आपको ब्लड के पता ही है। तो अब हमें जो एक्चुअल में जो समझना है दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें जो एक्चुअल में बात करनी है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे, बट दैट आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।